तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है LIC विद निखिल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो आपने एडवर्टाइजमेंट में तो काफी सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कितना सही है और ये होते क्या है। इसके आज हम डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। तो अगर हमारे पास पैसा है, उस पैसे को या तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कुछ लोग पैसे को सेव करके सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया, उनका पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन जो सेव करने से ना पैसा कभी बढ़ता नहीं है। अगर आप बैंक में भी पैसा जमा करते हो किसी भी अकाउंट में, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 3-4% का मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट है ना वो मिलने में मिलना नहीं है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, वो तो 6-7% की है। अब आपका जो पैसा है उल्टा बढ़ने की जगह कम हो रहा है, क्योंकि महंगाई तो 6-7% की है और इंटरेस्ट मिल रहा है 3% से। तो कभी भी आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करें, तो ये ध्यान रखिएगा कि जितनी भी महंगाई है उससे ज्यादा ही उसमें रिटर्न मिले। इसलिए आपको कभी भी पैसा सेव नहीं करना है, हमेशा इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जो मैं आगे डिस्कस भी करने वाला हूँ। उनमें से आप कोई सा भी तरीका चुन अपना सकते हैं। तो इंडिया में हमारे पास इन्वेस्टमेंट के काफी सारे ऑप्शंस हैं। ये 5 फेमस ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इंडिया में जो ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं वो यही है। पहला तो सेविंग अकाउंट में लोग इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, लोग सोचते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे सेफेस्ट है। तीसरा, फिक्स डिपॉजिट। चौथा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज वगैरह में लगा दिया, जमीन खरीद ली या मकान खरीद लिया, उन्हें किराए पे दे दिया। या फिर पांचवा, स्टॉक मार्केट। तो अब इनके हम डिटेल्स में जान लेते हैं कि हमें कौन से इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए। तो हमें पैसे लगाने से पहले सबसे पहले 3 फैक्टर देखने होते हैं: रिटर्न, रिस्क और टाइम। हमें कितना उसमें रिटर्न मिल रहा है, उसमें कितना रिस्क है, और उसमें टाइम कितना लग रहा है। वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, 5 साल की इन्वेस्टमेंट है, 10 साल की है, या फिर 15 साल की है, या फिर एक ही साल की इन्वेस्टमेंट है। तो टाइम भी देखना बहुत जरूरी है अगर आप कहीं भी पैसा लगाते हो तो सबसे पहला तो हमारा सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में आप सबको पता है कोई रिस्क नहीं होता। इसमें कोई टाइम रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि अगर आपने पैसा जमा कराया कि इतने साल तक रखना पड़ेगा। इसमें रिटर्न भी बहुत कम होता है, लगभग 3 से 4% का एवरेज रिटर्न इसमें मिलता है। लेकिन अगर बात करें इन्फ्लेशन की, तो 6 से 7% का इन्फ्लेशन इस वक्त चल रहा है। तो 3 से 4% कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से गोल्ड में भी कोई रिस्क नहीं होता। इसमें भी कोई टाइम रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, जब मर्जी आप गोल्ड को बेच सकते हो, जब मर्जी खरीद सकते हो। इसमें वोलेटाइल रिटर्न है। 2011-12 तक इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ दिखी थी, लेकिन उसके बाद से क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखी है, काफी कम रिटर्न दिखी है इसमें और काफी कम ग्रोथ दिखी है। और इसका जो मार्केट है वो भी काफी ऊपर नीचे हो रहा है इस वक्त। उसके बाद लास्ट 40 ईयर में इसने जो रिटर्न दिया है वो 9.6% का दिया है। यानी कि गोल्ड ने जो रिटर्न दिया है हमें, वो 9.6% का दिया है, और इन्फ्लेशन रेट 6.7 है। तो उस हिसाब से तो काफी सही था ये। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट में, इसमें भी लो रिस्क होता है, काफी कम रिस्क इसमें माना जाता है। उसके बाद बात करें टाइम रेस्ट्रिक्शंस की, तो हाँ, इसमें टाइम रेस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये है कि आप कुछ सालों के लिए इसको फिक्स कर दे रहे हो। उसके बाद रिटर्न की बात करें, तो उसमें भी रिटर्न हमें नॉर्मली देखने को मिलता है, 6 से 8% का रिटर्न है। और जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 से 7% की है। तो आप इसमें पैसे लगा भी सकते हो, लेकिन इसमें ये वाली बात है कि इसमें आपका पैसा फिक्स हो जाता है। उसके बाद बात करें रियल एस्टेट की, तो इसमें लो से मॉडरेट रिस्क रहता है, आप सभी जानते हैं। इसमें ज्यादा रिस्क वाली बात होती भी नहीं है। इसमें कोई टाइम रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, आप जब मर्जी प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। लेकिन इसमें एक नुकसान ये होता है कि इसमें कैपिटल काफी हाई लगती है। यानी कि आपको काफी ज्यादा मोटा पैसा चाहिए होता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद जितना आप पैसा लगाते हो उस हिसाब से इसमें रिटर्न भी नहीं मिलती। रिटर्न भले ही मिलते हो, लेकिन आपने इतना पैसा कर कहीं और लगाया होता तो आपको हो सकता है इससे ज्यादा रिटर्न मिल जाती। उस हिसाब से इसमें काफी कम रिटर्न मिलती है। एवरेज 10 सालों की बात करें, तो 10 सालों में लगभग रियल एस्टेट से हमें 10% का रिटर्न मिला है। और इन्फ्लेशन रेट 6 to 7% है इस वक्त जो चल रही है मार्केट में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट आप सभी जानते हैं अच्छे से, इसमें कितना ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिसमें जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ही ज्यादा रिटर्न भी मिलेगी। तो इसमें रिटर्न भी हाई होता है। उसके बाद इसमें कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब मर्जी आप अपने स्टॉक को बेच सकते हो, यानी कि जो भी अपने शेयर लगाए हुए हैं, और जब मर्जी उन्हें आप खरीद भी सकते हो। उसके बाद अगर हाई रिटर्न है, तो उसमें लॉस के चांसेस भी ज्यादा है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो लॉस भी ज्यादा हो सकता है आपको। लेकिन इसके लिए आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाने से डरते हैं। पहले तो लोगों को यही नहीं पता होता कि इन्वेस्टमेंट करें कैसे, फोन से करें, लैपटॉप से करें, किस चीज से करें, कौन से ऐप से करें, और करना सही रहेगा कि नहीं। उसके बाद अगर लोगों को समझ आ जाता है, तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि कौन सी कंपनी में पैसे लगाना चाहिए। इसलिए इसमें काफी डीप नॉलेज चाहिए होती है। उसके बाद अगर 2021 की बात करें, तो 2021 में हमें लगभग 21.5, यानी कि 21.5% का स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिला था। और जो इन्फ्लेशन रेट आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है इसके आगे। इन्फ्लेशन रेट बच्चा लगेगी अगर आप इसकी रिटर्न देखोगे तो हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ना,
कभी भी एक जगह पे नहीं करनी चाहिए। हमारा जो भी पैसा है कभी भी हमें एक जगह पे नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया, पहली बात तो लोग थोड़ा पैसा लगाने से भी डरते हैं, लेकिन अगर आपने पैसा स्टॉक मार्केट में सारा लगा दिया है तो अगर वो पैसा आपका डूब गया तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए आपको पैसा हमेशा सारी जगहों में लगाना है। थोड़ा पैसा गोल्ड में लगा दीजिए, थोड़ा पैसा प्रोविडेंट फंड में लगा दीजिए, पीपीएफ भी बोलते हैं हम, थोड़ा पैसा गवर्नमेंट की स्कीम्स में लगा दीजिए और थोड़ा स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। तो हम डायरेक्टली शेयर मार्केट में तो पैसा लगा नहीं सकते अपना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है। तो म्यूचुअल फंड क्या करती है, हमारा पैसा अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर देती है। कुछ पैसा शेयर मार्केट में, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ गोल्ड में और बाकी अलग अलग जगहों पर। जैसे हम एलआईसी में पॉलिसी चुनते हैं ना, प्लान चुनते हैं, अलग अलग प्लान है, जैसे कि जीवन लाभ है, जीवन लक्ष्य है, ये टर्म प्लान है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग प्लान्स होते हैं, यानी कि अलग अलग स्कीम्स होती है, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिनको हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले चूज कर सकते हैं। आप किसी अच्छे सीए से या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर इवन कंपनी के कस्टमर केयर पे फोन करेंगे ना, तो वो भी आपको अच्छे से समझा देंगे कि आपको कौन सी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए और किसमें आपको फायदा होगा। जैसे कि आपने सुना होगा ग्रो, एक कंपनी है, काफी अच्छी ग्रो कंपनी है, या फिर ऑक्टा एफएस है। ऐसी काफी सारी अच्छी अच्छी कंपनियां जिनके कस्टमर केयर पे आप फोन करके उनसे एडवाइस ले सकते हो कि आपको कौन सा पैसा कितना कहाँ पे लगाना चाहिए। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी होती है इनको हम एएमसी कंपनी कहते हैं, यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी। और ये इनमें अलग अलग फंड मैनेजर होते हैं, यानी कि इन कंपनियों में काफी सारे फंड मैनेजर होते हैं जो आपका पैसा अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। और इनके एग्जांपल है जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ऐसे काफी सारे होते हैं, टाटा के भी, एयरलाइंस के भी, अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और ये सारे जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्ड, रियल एस्टेट, डेप्ट में, अलग अलग जगह पे, गवर्नमेंट की स्कीम्स में, इन सब जगहों पे आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हम म्यूचुअल फंड क्यों चुनना चाहिए, मतलब वाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले तो नो टाइम, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक कंपनी का एनालिसिस करे कि भाई अगर मान लीजिए मेरे को एचडीएफसी के या टाटा पावर के स्टॉक खरीदने हैं तो ये कंपनी आगे कैसे परफॉर्म करेगी, इसने पिछले 10 सालों में कैसे परफॉर्म किया, या फिर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। ये सारी चीजें होती है काफी सारी जो हमें पता भी नहीं होती है। तो इन सब चीजों से हमें डर भी लगता है और समझ नहीं आता, इसलिए हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद हम कम पैसों में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास 20 या 25 हजार रुपए हैं, तो कुछ कुछ स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक है कि 20-25 हजार रुपए का ही एक स्टॉक है, जैसे कि एमआरएफ हो गया, वो काफी महंगा स्टॉक है, तो वो एक स्टॉक ही आ पाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में स्टेप इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, आप उस स्टॉक का कुछ पार्ट खरीद सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास अलग अलग लोगों से काफी सारा पैसा आता है। मान लीजिए 1-2 लाख रुपए आ गए, तो वो उन 1-2 लाखों को इन्वेस्ट कर देगा शेयर मार्केट में और अलग अलग जगहों पे, तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो आप सब लोगों में बट जाएगा। उसके बाद इसमें एक्सपेंस कम होता है। कि एक्सपेंस कैसे होता है कि जैसे कि आपको पता है हर बंदा कमीशन लेगा, अब शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो उसमें भी कमीशन लगता है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनीज भी अपना कमीशन लेती है, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो ये भी इसमें काफी कम होता है, क्योंकि आप अगर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लोगे तो वो भी अपनी काफी ज्यादा फीस ले लेंगे, और उसके बाद आपको बाद में ट्रैक भी करना होगा कि कौन सा स्टॉक का प्राइस अप हुआ है, कौन सा का डाउन हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है नो नीड टू ट्रैक, इसमें आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, सारा काम आपका म्यूचुअल फंड कंपनी ही करेगी। इसमें हम एसआईपी भी सेट कर सकते हैं बैंक में, कि आपके मान लीजिए बैंक में अकाउंट है और उसमें आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करा है, तो आपके बैंक से हर महीने पैसे कटते रहे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहे। इसको हम ले सकते हैं कि गोल को कंप्लीट करने के लिए, मान लीजिए आज से 15 साल बाद मेरे को अपने बच्चे की शादी करनी है, या फिर कोई एजुकेशन के लिए 15 साल बाद लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो हमें पता है कि आज इस कॉलेज की इस कोर्स की इतनी फीस है और 15 साल बाद लगभग अगर इतनी होगी तो मेरे को म्यूचुअल फंड में इतने पैसे लगाने चाहिए। अपने पूरे गोल को कंप्लीट करने के लिए भी आप म्यूचुअल फंड में ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन एक ये भी है कि हम म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसमें अगर आप करना चाहते हैं तो हाई रिटर्न और हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। जैसे कि आपको पता है म्यूचुअल फंड कई सारे टाइप्स के होते हैं, जिन्हें मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। तो अब मान लीजिए आपने रिटायरमेंट के लिए प्लान बनाया कि रिटायरमेंट में आप वर्ल्ड टूर करेंगे। अब वर्ल्ड टूर एक ऐसी चीज है, अगर मान लीजिए आप हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कल को उसका प्राइस डाउन भी हो जाता है, तो वर्ल्ड टूर कोई ऐसी कंपलसरी चीज नहीं थी जो आपको करना ही करना था। जैसे कि शादी है या फिर पढ़ाई है, वो तो एक कंपलसरी चीज थी, इसलिए उसमें ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते आप। लेकिन वर्ल्ड टूर एक ऐसी चीज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो कि कोई बात नहीं, अगर पैसा कम भी आया तो वर्ल्ड टूर की जगह इंडिया में ही घूम लेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमें पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए। हमने ये तो देख लिया कि क्यों लगाना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना जरूरी है कि क्यों नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि म्यूचुअल फंड कंपनी को केवल पैसों से फर्क पड़ता है, कि उनकी कंपनी में पैसा आते रहना चाहिए। क्यों, वो कंपनियां कैसे कमाती है, जो हम पैसा लगाते हैं उन्हीं में से वो अपना 1-2% कमीशन चार्ज कर लेती है, तो उन्हें केवल पैसों से फर्क है, उनकी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा करोड़ों रुपए में पैसा आए। उसके बाद फंड मैनेजर क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स पे डिपेंड होते हैं।
यानी कि हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं। फंड मैनेजर क्या होता है, इन्हीं म्यूचुअल फंड कंपनी वालों ने जो लोगों को हायर कर रखा होता है, जिन एक्सपर्ट्स को हायर कर रखा होता है पैसा लगाने के लिए, ताकि वो हमारा पैसा इन्वेस्ट कर सके। अब कोरोना के टाइम पे स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गई थी, तो फंड मैनेजर को पता था कि अब ये मार्केट कोलैप्स हो रही है, लेकिन एक साल बाद ये मार्केट डबल स्पीड से निकलने वाली है, बूम होगी मार्केट। तो वो हमारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन इन्वेस्टर्स ने क्या करा, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में से अपना पैसा निकाल लिया, शेयर बेच दिए, म्यूचुअल फंड के सारे फंड्स बेच दिए, तो वो पैसा कहीं लगा ही नहीं पाए। उसके बाद जो है म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर नॉट ऑलवेज इन्वेस्ट इन हाई रिटर्न गिविंग स्टॉक्स, यानी कि जो पैसा लगाते हैं उन्हें पता होता है कि हाँ भाई ये वाली कंपनी हाई रिटर्न देने वाली है, लेकिन उनकी भी कोई लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शंस होती है। कंपनी के जो ओनर्स होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो उन्हें बता के रखते हैं कि भाई इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना, तो इसकी वजह से रिटर्न के चांसेस भी कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके खिलाफ काम करेगा तो उसकी जॉब भी खतरे में होगी ना, आखिर काम तो वो भी सैलरी पर ही कर रहे हैं। उसके बाद 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इनके बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या होते हैं ये। अब दोस्तों जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इक्विटी फंड, और इसमें हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिए हैं। सबसे पहले लार्ज कैप कंपनीज होती है, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज। ये तीनों कंपनीज मतलब होता है कि लार्ज कैप में जो कंपनीज होती है उन्होंने लोगों से सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में पैसा उठा रखा होता है। मिड कैप कंपनी से थोड़ा कम पैसा उठा रखा होता है शेयर मार्केट में लोगों से, और स्मॉल कैप ने और भी कम। रिस्क की बात करें तो लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क होता है, मिड कैप में नॉर्मल रिस्क रहता है, और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है। रिटर्न भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे लो रिटर्न है, इसमें हाई रिटर्न है, इसमें भी हाई रिटर्न है। उसी तरीके से लिक्विडिटी, उसी तरीके से कंपनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी है। उसके बाद दीज रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड, यानी कि जो रिटर्न आपको दिखाई गई है या फिर कोई भी आपको रिटर्न बताता है इक्विटी फंड में, वो गारंटीड नहीं होती। क्योंकि आप सभी को पता है शेयर मार्केट में जो पैसा लगता है, मतलब जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है वो शेयर मार्केट में ही लगता है, इसलिए ये सब कुछ शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। दूसरा फंड है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, इसको मल्टी कैप फंड भी बोलते हैं। और इस फंड में क्या होता है, जो आपका पैसा होता है वो तीनों ही कंपनीज में लगता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। थर्ड फंड है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसको हम ELSS भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा फंड है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए, और इस स्कीम के अंदर हम 1.5 लाख रुपए तक का अपना टैक्स बचा सकते हैं। और इसीलिए जो फंड मैनेजर होते हैं वो हमारा पैसा हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले एरियाज में लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों फोर्थ इक्विटी जो फंड आता है इक्विटी के अंदर, वो आता है सेक्टर म्यूचुअल फंड। इसमें क्या करते हैं, फंड मैनेजर उन कंपनीज में पैसे लगाते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करती है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि किसी एक सेक्टर में पैसे लगाते हैं। जैसे कि लॉजिस्टिक्स कंपनीज हो गए, ब्लू डार्ट हो गई, आपने ब्लू डार्ट का नाम सुना होगा, DTDC है, फेडेक्स है, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। या फिर फार्मा कंपनीज हो गई, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, एल्केम है, मैनकाइंड है, सन फार्मा है। अब कोरोना के टाइम पे जिन्होंने ये सेक्टर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है और उनके फंड मैनेजर ने अगर इन फार्मा कंपनीज में पैसा लगाया था, तो उनका म्यूचुअल फंड में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली होगी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे फार्मा कंपनीज ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया था। उसके बाद जो लास्ट फंड है उसका नाम है इंडेक्स फंड, ये भी इक्विटी म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। ये पैसिवली मैनेज फंड होते हैं, यानी कि इन फंड्स को मैनेज करने के लिए किसी भी फंड मैनेजर को अपॉइंट नहीं करा जाता, और ये भी निफ्टी और सेंसेक्स की तरह ही ऊपर होते हैं और नीचे होते हैं, यानी कि जो इनमें ग्रोथ है वो ऊपर नीचे होती रहती है, सेंसेक्स और निफ्टी की तरह ही। तो उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है डेप्ट फंड, जो हमने शुरू में 3 फंड पढ़े थे, इक्विटी फंड, डेप्ट फंड और हाइब्रिड फंड। तो ये सेकंड वाला पार्ट है, उसका सेकंड फंड है डेप्ट फंड। और इसमें क्या होता है, आपका पैसा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में लगता है, जैसे कि बॉन्ड्स, डिवेंचर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये भी एक गवर्नमेंट की स्कीम होती है। अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो लोगों से पैसे उधार लेती है, और इसके बाद वो उधार लिया हुआ पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर देती है, उन्हें हम बॉन्ड कहते हैं। डिवेंचर्स क्या होते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में हम पैसा लगाते हैं तो हमें मिलते हैं शेयर्स पे रिटर्न, जो भी शेयर का पैसा बढ़ेगा हमें वो मिलता है, और मिलता है डिविडेंड। डिवेंचर्स में क्या होता है, ये कंपनियां हमसे पैसा उधार लेती है और फिर कुछ समय बाद वो उधार लिया हुआ पैसा हमें ब्याज के साथ चुका देती है, उसे डिवेंचर्स बोलते हैं। इसमें रिस्क एकदम कम रहता है, और इसमें रिटर्न भी जो इक्विटी फंड है उसके अकॉर्डिंग कम रहती है। उसके बाद इसके अंदर डेब्ट फंड के अंदर एक आता है लिक्विड फंड, जो सबसे पहला फंड है उसे हम लिक्विड फंड बोलते हैं, और इसको हम 1-2 दिन के अंदर ही कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कैश की जरूरत पड़ गई, तो आपका जो फंड में पैसा लगा है उसे हम वापस से कैश में विड्रॉ करवा सकते हैं। ये एक तरीके से सेविंग अकाउंट की तरह ही है, जैसे कि सेविंग अकाउंट में कम रिटर्न होती है, उसी तरीके से इसमें भी रिटर्न जो है कम होती है। और इसमें लिखा भी है यहाँ पर, जैसे कि अप्रोक्सीमेट 7.1% रिटर्न इन अ ईयर, इसमें साल में लगभग लगभग 7 से 8% की रिटर्न देखने को मिलती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे गिल्ट फंड होते हैं, इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालती है, जैसे कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, उसमें आपका इसमें पैसा लगता है। इसमें 0% रिस्क रहता है, क्योंकि सारा पैसा आपका गवर्नमेंट की स्कीम में लग रहा है, और रिटर्न भी इसमें बाकी फंड्स के मुकाबले में कम रहता है।
थर्ड नंबर पे फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, जैसे कि आप नाम से समझ जा रहे हो, फिक्स्ड यानी कि ये एफडी का ही ऑल्टरनेटिव है। इसे हम एफडी की जगह भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी लो रिस्क रहता है और लेकिन ये एक फिक्स पीरियड के लिए लिया जाता है। जैसे कि एफडी भी फिक्स पीरियड के लिए ली जाती है, उसी तरीके से ये भी एक फिक्स पीरियड के लिए लिया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जो हमने 3 फंड देखे थे। इसमें आपका पैसा इक्विटी प्लस डेप्थ दोनों जगह पे लगता है और इसको मिला के हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी दो टाइप के होते हैं, बैलेंस सेविंग फंड और दूसरा है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बैलेंस सेविंग फंड में क्या होता है, आपका 70% जो पैसा है वो लगता है लो रिस्क डेब्ट फंड में और 30% पैसा लगता है आपका इक्विटी फंड में। उसके बाद जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो इसका उल्टा होता है, इसमें आपका 70% पैसा लगता है इक्विटी फंड में और बाकी पैसा लगता है आपका डेब्ट फंड में। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो कंपनीज जिसमें आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो वो कंपनीज आपके जो अमाउंट है उसमें से कुछ पैसा रख लेती है अपने पास एज अ कमीशन, ताकि वो अपनी कंपनी को चला सके, सैलरी दे सके और फंड मैनेजर को अपॉइंट कर सके। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे आपको ये देखना है कि उस फंड में एक्सपेंस रेशियो कितना है। 1.16% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 2.5% भी हो सकता है, यानी कि 2.25% हो सकता है। जितना कम होगा ये आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको उतना ही कम पैसा कंपनी को देना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में बताया उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जितने भी टाइप के मैंने म्यूचुअल फंड बताए और स्कीम्स बताई है ये तो होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। नई नई कंपनी आती रहती है मार्केट में जो नए नए टाइप के म्यूचुअल फंड्स निकालती रहती है। एक वीडियो और लाऊंगा मैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी के कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने गोल के अकॉर्डिंग। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।